आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं प्रहार। आज लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और लखनऊ में जेपी की जयंती को लेकर जबरदस्त सियासी बवाल है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव घर से जेपी की मूर्ति के पास पहुंचे, सैकड़ों समर्थकों के सामने मूर्ति पर माला पहनाई। पिछले साल अखिलेश ने जेपी इंटरनेशनल सेंटर की दीवार फांदकर अंदर जाकर मूर्ति पर माल्यार्पण किया था, लेकिन इस बार उन्हें रोका गया तो उन्होंने अपने घर के बाहर ही अपने समर्थकों के साथ जेपी नारायण की मूर्ति पर लोकार्पण किया। उन्हें मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है। आपको बताएं कि अखिलेश यादव श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे, अपनी इसी मांग पर अड़े हुए थे और उन्हें सरकार की तरफ से परमिशन नहीं थी। सैकड़ों समर्थक अखिलेश यादव के घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन प्रशासन ने वहां टीन शेड की दीवार खड़ी कर दी। अखिलेश के घर के बाहर भी बैरिकेड कर दी गई, जिसके बाद अखिलेश यादव को अपने घर के बाहर ही जेपी को श्रद्धांजलि देनी पड़ी। वहीं जेपी की मूर्ति का माल्यार्पण करने के बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि सरकार समाजवादी पार्टी को जेपी सेंटर में माल्यार्पण नहीं करने दे रही। जेपी सेंटर को सील करना साजिश है, सरकार उसे बेचना चाहती है। अखिलेश ने कहा कि अगर आज त्योहार नहीं होता तो पुलिस की बैरिकेडिंग उन्हें वहां जाने से रोक नहीं पाती। जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। लोक नायक भारत रत्न जयप्रकाश जी को हम लोग वहीं जाकर के सम्मान करने का काम करेंगे। ये सरकार गूंगी बहरी तो है ही, लेकिन आजकल इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके विकास के काम तो रोके ही हैं, लेकिन सही मायने में देखोगे तो विनाशकारी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लोग विनाशकारी लोग हैं। इन्हें कोई अच्छी चीज दे दो, उसका विनाश कर देंगे। हम समाजवादी लोगों को पहले भी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आज क्योंकि नवरात्र की रामनवमी है, त्योहार के दिन भी सोचिए कैसा अधर्म का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वो सभी त्योहारों को मनाती है। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। आप समझिए, त्योहारों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी को उन्हीं के पिच पर घेरने की कोशिश की है। दरअसल जेपी की जयंती पर सियासी बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने भी बीजेपी पर अटैक किया है। रामगोपाल यादव का कहना है कि योगी सरकार तानाशाह हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। पूरी फोर्स तैनात कर दी गई है घर के बाहर और उन्हें जाने से रोक दिया गया है। कभी कभी सत्ता का मद लोगों के दिमाग में चढ़ जाता है और दिमाग को गड़बड़ कर देता है। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पिछली साल भी नहीं जाने दिया गया था, तब तो अखिलेश कूद के चले गए थे, जयप्रकाश जी को माल्यार्पण कराए थे। इस बार उन्होंने वहाँ भी सील कर दिया पहले से, और अखिलेश जी के घर से लेके JPINC तक, NIC तक पूरा बैरिकेडिंग कर दिया है। कोई आदमी उधर जाने ही न पाए, जबकि वो बहुत मुख्य जगह है जहाँ पे वो सेंटर है। सारी गोमती नगर और उस इलाके के लिए रास्ता ही वहीं से है। सारे ट्रैफिक को इधर उधर करके जनता को सिर्फ किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि जयप्रकाश जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण न करने देने के पीछे उद्देश्य क्या, कारण क्या है। जिस व्यक्ति को इस देश की सरकार ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया हो, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में जिसका कोई मुकाबला न हो,
उसको उसकी प्रतिमा पर माल्यार्पण न करने देना। लोग तो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जयप्रकाश जी फासिस्टों के हमेशा खिलाफ रहे। ये फासिस्ट हैं, वो जयप्रकाश जी के खिलाफ हैं। अंदर से बाहर से कह नहीं सकते, क्योंकि देश और विदेश में जितना नाम है जेपी का, तो जो सुनेगा वो इस बात की आलोचना ही करेगा कि क्या उत्तर प्रदेश के अधिकारी, मुख्यमंत्री, इनके दिमाग में कोई कमी आ गई। पिछली बार भी देखा गया था, नहीं जाने दिया गया था। इस बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिल रही है। पूरा बैरिकेड, इस बार तो भारी संख्या में फोर्सेस तैनात की गई है। क्या वजह मानते हैं आप? कुछ नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। 27 के आते आते इसमें से बड़े पैमाने में तो लोग भाग जाएंगे पार्टी छोड़ के, और 27 में जनता इनको रास्ता बता देगी। तुम जयप्रकाश की की प्रतिमा पर माला नहीं डालने दे रहे हो, तो तुम इस लायक नहीं कि उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठो। इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर अखिलेश ने बनाया था, उसको बीच में ही रोक दिया। 3/4 बन चुका था, लोग जाके कहीं देख न लें कितनी शानदार जयप्रकाश जी की स्मृति में बन रहा था, तो क्यों रोका है? उसकी वजह से ये सब कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, यूपी में उपचुनाव भी है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस नाराज बताई जा रही है, हम 5 पे लड़ना चाहते थे। कांग्रेस के जहाँ 500 वोट हैं और हमारे 60,000 वोट हैं, वहाँ भी वही मांगेगी, तो कौन मान लेगा, है ना? उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में अखिलेश यादव का सड़कों पर आना, अपने समर्थकों के साथ सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना, जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना और सरकार को विनाशकारी बताना, सब कुछ इस उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है। हालांकि अखिलेश यादव पिछले साल भी गए थे, लेकिन उस बार दीवार कूद कर गए थे। इस बार सरकार ने तैयारी की, बड़े बड़े टीन शेड लगा दिए गए, जिसकी वजह से अखिलेश यादव वहां तक नहीं पहुंच पाए। उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई, तो घर के बाहर ही अखिलेश यादव ने माल्यार्पण कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं और उनका जवाब अब दिया है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने। जयवीर सिंह ने कहा कि बंद पड़ी इमारतों में माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जयवीर सिंह ने कहा कि 2017 के बाद वहां कोई निर्माण नहीं हुआ। अगर जेपी सेंटर में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुआ है। जेपी एनआईसी बंद है वो बिल्डिंग, तो वहाँ सुरक्षा कारणों से वहाँ बंद पड़ी बिल्डिंग में अनुमति चूंकि माल्यार्पण की नहीं दी, तो यहाँ विकास प्राधिकरण ने, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अवगत करा दिया था अखिलेश जी को वहाँ माल्यार्पण किया जाना सुरक्षा कारणों से कतई उचित नहीं है, इसलिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था एलडीए ने। जहाँ तक अखिलेश जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो एनआईसी बिल्डिंग का निर्माण और उस पर किए गए समस्त कार्य अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व काल के समय के हैं। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो खुद अपनी सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। जो उनके ज़माने में वो विकास कार्य हुआ, उनके ज़माने में उस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। तो उत्तर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन का गेम चल रहा है। विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अपनी अपनी शक्ति का एहसास कराने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ अभी आए हरियाणा में चुनाव परिणामों के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। दिल्ली में बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात के बाद सीएम नायब सिंह सैनी और आज चंडीगढ़ में कई बैठकें कर सकते हैं। हरियाणा में दशहरा के बाद नायब सरकार के शपथ लेने की उम्मीद है। पीएम मोदी अभी विदेश दौरे पर हैं। उनके वापस लौटने के बाद ही सैनी दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं कांग्रेस में हार के बाद मंथन का दौर जारी है। कल दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल शामिल थे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ऑनलाइन शामिल हुए, लेकिन बैठक में ना तो भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे, ना कुमारी शैलजा और ना ही रणदीप सुरजेवाला। ये तीन चेहरे जिनके इर्द गिर्द हरियाणा में कांग्रेस की सियासत घूमी और जिनके बीच तकरार की खबरों ने जोर पकड़ा और उसका खामियाजा कांग्रेस को हरियाणा में भुगतना पड़ा, वही तीन चेहरे इस बैठक से लापता रहे। हालांकि पता ये चला कि बैठक में राहुल गांधी का गुस्सा हरियाणा कांग्रेस के नेताओं पर फूट पड़ा। राहुल ने कहा कि उन्हें लगता है कि नेताओं ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पार्टी से ऊपर रखा, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बैठक में ईवीएम को लेकर भी
चर्चा हुई। पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयबान से उन 20 सीटों की लिस्ट मांगी है जहां ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप पार्टी ने लगाया है। मीटिंग में तय हुआ कि हार की वजहों का पता लगाने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। अजय माकन और अशोक गहलोत हरियाणा में पार्टी के सभी उम्मीदवारों से अलग अलग बात कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कारण हैं और ये कारण चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं और सबके ऊपर हम लोगों ने भी चर्चा करी है और आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ा उलटफेर जो सब लोगों का अंदेशा था, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, जो सर्वेज बड़े से बड़े सर्वेयर्स हिंदुस्तान के, कोई छोटे नहीं, मतलब बड़े से बड़े सर्वेयर्स जो कह रहे थे, सभी के सभी एक साथ गलत साबित हो जाएं, तो उस चीज़ का की जानकारी कोई आधा एक घंटे के अंदर मीटिंग से नहीं होती। उसके आज हम लोगों ने तय किया है कि आगे क्या हम करेंगे, जिसके बारे में विस्तार से वेणुगोपाल जी आगे समय बताएंगे। नतीजों से पहले तक जिस हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नेताओं को राहुल गांधी बब्बर शेर कह रहे थे और ये बता रहे थे कि दो शेर आपस में कभी टकरा भी जाते हैं लेकिन पार्टी से ऊपर नहीं जाते, आज उन्हीं नेताओं को राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने अपने हितों को पार्टी से ऊपर रखा। अब हरियाणा में कांग्रेस लगातार हार के कारणों का पता लगा रही है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता तो खुलकर हार की वजह बता रहे हैं। कांग्रेस के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरह लड़ी ही नहीं, ना दलित वर्ग को सम्मान दिया गया, ना पिछड़ों का ख्याल रखा गया। तो असंध सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी ने हार के लिए सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा दिया। जब आप पोस्टर्स लगाते हैं, आप ओबीसी को नहीं आप पहचानते, ओबीसी के चेयरमैन की आप फोटो नहीं लगाते हैं, आप सीसी में नहीं है ना, हमें सीडब्ल्यूसी की एक्सटेंडेड मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। कौन बुलाए जाते हैं? उनके क्षेत्रों में जीत रहे हैं। जहां आप तवज्जो दोगे नेताओं को और जहां आप इग्नोर करेंगे तो ये हाल होगा। पीसीसी का जब अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? प्रभारी जी जो हैं अगर बीमार थे तो अपना पदभार छोड़ देते हैं ना। मुख्यमंत्री की बात जब करें जब आपके पास 45 से ज्यादा ऊपर एमएलए बने हो, तब तो आप मुख्यमंत्री की क्लेम करें। आप पहले ही कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं भी मुख्यमंत्री बनने लायक हूँ, टिकट तो मेरे कहने से भी नहीं दी कईयों को, इसका मतलब मैं घर बैठ जाऊँ क्या? इसका पूरा ओवरहॉलिंग होना चाहिए, पीसीसी की ओवरहॉल होनी चाहिए, सीआरपी की ओवरहॉल होनी चाहिए, नए फेसेस को लाया जाए ताकि एक नए लोग आगे आएं और पार्टी को में जान फूकें। तो हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस में सिर्फ उटप्पल लगातार जारी है। हार का कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के नतीजे इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए, एनसी के पक्ष में आए। अब यहां पर उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक में उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला को एलजी मनोज सिन्हा से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करना है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन का पत्र नहीं सौंपा है, इससे सस्पेंस की स्थिति बनी हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कल कांग्रेस को चिट्ठी भेजने के लिए डेडलाइन दी और 1 दिन का वक्त दिया। इस बीच 4 निर्दलियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 46 विधायकों का समर्थन हो गया है। अब पार्टी बिना कांग्रेस के समर्थन के भी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। लेकिन कांग्रेस की अभी तक ना तो कोई बैठक हुई है, ना ही पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन करने वाली चिट्ठी सौंपी है। इसी के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो कांग्रेस के समर्थन पत्र का इंतजार कर रहे हैं ताकि सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सके। उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को 1 दिन की डेडलाइन दी थी, जो अब पूरी हो चुकी है। अब फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर लें।
अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर चुनाव लड़े थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 और कांग्रेस ने कुल 6 सीटें जीती। इसी तरह इस गठबंधन को कुल 48 सीटें मिली हैं, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। कांग्रेस ने अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन वाली चिट्ठी नहीं सौंपी, लेकिन 4 निर्दलीय सरकार को समर्थन करने के लिए आगे आ गए। जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधायकों की संख्या है। सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 46 विधायक चाहिए। निर्दलियों के समर्थन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का आंकड़ा यहां तक पहुंच भी गया है। अगर इसमें कांग्रेस के 6 विधायकों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 52 तक हो जाएगा और इसीलिए कांग्रेस के समर्थन पत्र का इंतजार अभी किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया है। एक चीज साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार से फिलहाल टकराव के मूड में नहीं है। उमर अब्दुल्ला पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन्हें फिलहाल 370 की बहाली की उम्मीद नहीं। जिस सरकार ने 370 हटाया, उससे इसे हटाने की उम्मीद करना बेवकूफी होगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने यही बात दोहराई है। अब देखिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में क्या चल रहा है, कांग्रेस देरी क्यों कर रही है, इन तमाम सवालों का जवाब तो अभी नहीं आया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पूरा का पूरा चुनाव 370 धारा को हटाने के मुद्दे पर लड़ी, अब इस मुद्दे पर उसका रुख थोड़ा नरम हो चुका है और केंद्र सरकार से टकराव की स्थिति फिलहाल नजर नहीं आती है। 370 का टाइम लगा क्योंकि यू हैव टू गो टू द कोर्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्टेटहुड, जिससे कि आप काम कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि मरकज़ हमारे साथ सही सलूक करेगा, हमारा स्टेटहुड आएगा और उसके साथ साथ हमें हर चीज़ में मदद करेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट है। ताज चमकेगा तो हिंदुस्तान चमकेगा। अब जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की यूनिटी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, इस पर लगातार नजरें बनी रहेंगी। तो दूसरी तरफ चमोली की हम बात कर लेते हैं, उत्तराखंड की, जहां हिंदू नाबालिग लड़की से रेप मामले में धार्मिक भावनाएं भड़क उठी हैं। उत्तराखंड के चमोली में हिंदू आक्रोशित है। नाबालिग हिंदू लड़की से रेप के बाद हिंदू संगठन गुस्से में है और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू समाज के लोगों की मांग है कि रेप के आरोपी दिलबर खान को फांसी की सजा दी जाए। दरअसल मामला चमोली के थराली कस्बे का है, जहां नाई का काम करने वाले मुस्लिम युवक ने नाबालिग हिंदू लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और उसके बाद उसके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, इसका वीडियो भी उसने वायरल कर दिया। कर लिया है, लेकिन फिलहाल जो हिंदू संगठन इकट्ठा हो रहे हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि दिलबर खान को फांसी की सजा दी जाए। ये जो हुजूम इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इसी मांग को लेकर है कि दिलबर खान को फांसी की सजा दी जाए। नाबालिग हिंदू लड़की से रेप के आरोपी दिलबर खान को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस पूरे मामले में चमोली के एसपी ने इलाके में शांति व्यवस्था की बहाली की बात कही है, लेकिन हिंदू संगठनों का रुख आक्रामक है। वो आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही थराली में बाहरी क्षेत्रों से आए लोगों को इलाके से निकालने की डिमांड भी की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। किसी विशेष समुदाय का व्यक्ति जो यहाँ पे नाई की दुकान चलाता है, उसके द्वारा एक कुत्सित प्रयास किया गया, एक वीडियो बना के जो है कि असली वीडियो बना के जो है कि वायरल करने का प्रयास किया गया, जहाँ पे अजीम साहब आए और हमने उनके ज्ञापन 3 सूत्रीय मांग हमने रखी उन पर कि एक जो बाहरी व्यक्ति जिनका कि थराली के प्रवेश की नकल में नाम नहीं है, उन व्यक्तियों को तुरंत यहाँ से खाली करवाया जाए। नंबर दूसरा, नए व्यक्तियों का किसी भी जो नए व्यक्ति हैं उनका सत्यापन ना हो। और तीसरा, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार का घृणित अपराध किया है उसकी दुकान तुरंत खाली करके सीज कर दी जाए।